हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष वर्मा। आज मैं आप सभी दोस्तों को एनसीईआरटी पर आधारित फर्स्ट लेसन की एक्सरसाइज करवाऊंगा। बहुविकल्पी प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, बरगद के पादप की औसत आयु क्या होती है? पहला ऑप्शन है 2000 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 200 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 1000 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 100 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है 200 वर्ष। ये प्रश्न 2002 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आज का अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम में विखंडन जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतति कहलाती है। पहला ऑप्शन है मीरोजाइट्स, दूसरा ऑप्शन है स्पोरोजाइट्स, तीसरा ऑप्शन है स्पोरोमीरोजाइट्स, चौथा ऑप्शन है जाइट्स। इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब है मीरोजाइट्स। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा के 2009 में पूछा गया प्रश्न है। आज का अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा जनन होता है। पहला ऑप्शन है अमीबा में, दूसरा ऑप्शन है ईस्ट में, तीसरा ऑप्शन है प्लाज्मोडियम में, चौथा ऑप्शन है हाइड्रिला में। प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ईस्ट में। आज का अगला प्रश्न है, बाह्य मुकुलन किसमें होता है? पहला ऑप्शन है ईस्ट में, दूसरा ऑप्शन है मार्केशिया में, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रा में, चौथा ऑप्शन है ए व बी दोनों में। इसका सही जवाब है दोस्तों ए व बी दोनों में। यह प्रश्न 2009 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, जीवों में जनन क्यों आवश्यक है? इसका आंसर है पीढ़ी दर पीढ़ी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जीवों में जनन आवश्यक होता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि एक जीव से उसी समान दूसरे जीव के निर्माण के लिए जनन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, जीवों में जनन की कौन सी विधि श्रेष्ठ है? लिंगी और अलिंगी तथा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर है, जीवों में जनन के लिए लिंगी विधि सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि इसमें आनुवांशिक विविधता विकसित होती है। अर्थात एक जीव से दूसरे जीव में जो लक्षण होते हैं उसमें असमानता होती है। कुछ लक्षण समान और कुछ लक्षण जीव में क्या होते हैं? असमान होते हैं। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान को क्लोन क्यों कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है, अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान को क्लोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि संतान आकारिकी व आनुवंशिकी लक्षणों में अपने जनक से समान होती है, अतः इसीलिए इसे क्लोन कहा जाता है। पुनः सुन लीजिए, अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान को क्लोन इसलिए कहते हैं क्योंकि संतान आकारिकी लक्षण व आनुवंशिकी लक्षण में अपने जनक के बिल्कुल समान होती है, इसलिए अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को क्लोन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति जीवों में अच्छे अवसर मिलते हैं, क्यों? यह कथन सत्य होता है? इस प्रश्न का आंसर है, लैंगिक जनन से बने जीवों में जीवित रहने के लिए अच्छे अवसर मिलते हैं क्योंकि इसका आनुवांशिक पदार्थ दो जनकों से मिलकर बना होता है और इसमें विविधता होती है जो जाति के जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर पुनः सुन लीजिए,
अलैंगिक जनन से बने जो जीव होते हैं उनमें जीवित रहने का अच्छा अवसर होता है। अब अच्छा अवसर क्यों होता है? क्योंकि जो इसका आनुवांशिक पदार्थ होता है वह दो जनक से मिलकर बना होता है। इसी कारण इसमें विविधता भी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन से बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न होती है? इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों, अलैंगिक जनन से बनी संतति आनुवांशिक एवं आकारिकी रूप से जनक के समान होती है, जबकि लैंगिक द्वारा उत्पन्न संतान में विविधता मिलती है। इस प्रश्न का कहने का मतलब ये होता है कि अलैंगिक जनन से बनी संतान आनुवांशिक लक्षण एवं आकारिकी लक्षण में जनक से समान होगी, लेकिन लैंगिक द्वारा उत्पन्न जो संतान होगी उसमें विविधता पाई जाती है। लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान में विविधता पाई जाती है तथा लैंगिक जनन की क्रिया में नर व मादा दोनों का होना आवश्यक होता है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान जनक के बिल्कुल समान होती है। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार बोर्ड परीक्षा एग्जाम में पूछा जाता है। कायिक परिवर्धन से क्या समझते हैं? कोई दो उदाहरण दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब है, जब पौधे के किसी मात्र भाग से नए पौधे का निर्माण, तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन का उदाहरण, पहला उदाहरण आलू तथा दूसरा उदाहरण ब्रायोफिलम होता है, जिसका दूसरा नाम अजूबा भी होता है। आज का अगला प्रश्न है, किशोराचरण किसे कहते हैं? जन्म से लेकर जनन अवस्था के बीच की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। यह अवस्था 11 से 14 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था में पुरुष में जनन क्षमता प्रारंभ हो जाती है। किशोरावस्था के समाप्त होने पर जनन प्रावस्था प्रारंभ हो जाती है। आज का अगला प्रश्न है, जनन अवस्था किसे कहते हैं? प्रश्न का सही जवाब है, किशोरा अवस्था के अंत से शुरू होकर जीर्ण अवस्था तक पहुँचने की अवस्था को जनन अवस्था कहते हैं। यह अवस्था किशोरा अवस्था के बाद प्रारंभ होती है। आज का अगला प्रश्न है, जीर्ण अवस्था किसे कहते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है, जनन अवस्था के बाद की अवस्था को जीर्ण अवस्था कहते हैं। यह अवस्था जनन अवस्था के बाद प्रारंभ होती है। इस अवस्था के बाद जीव की मृत्यु हो जाती है और जीव में जनन शक्ति भी कम हो जाती है। निम्न में बताइए कौन अगुणित है और कौन द्विगुणित? पहले अगुणित समझ लीजिए किसे कहते हैं। तो अगुणित किसे कहते हैं? जिस कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या हैप्लॉयड होती है, मतलब एक सेट के रूप में होती है, उसे अगुणित कहते हैं। तथा जिस जीव की सेल में गुणसूत्रों की संख्या जोड़े में होती है, डिप्लॉयड होती है, उसे द्विगुणित कहते हैं। अगुणित को n से और द्विगुणित को 2n से प्रदर्शित किया जाता है। अंडाशय एक द्विगुणित संरचना होती है। अंडाशय से ही फल का निर्माण होता है। परागकोश
परागकोश द्विगुणित संरचना होती है। परागकोश से परागकण का निर्माण होता है। परागकण नर युग्म कोद्भिद की प्रथम कोशिका होते हैं। अंडा अंडा अगुणित संरचना होती है, जिसमें गुणसूत्र एक सेट के रूप में होते हैं। परागकण अगुणित होते हैं। इनका निर्माण परागकोश से होता है। नर युग्मक भी अगुणित होते हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या n मीन्स एक सेट के रूप में होती है। युग्मनज द्विगुणित होता है, अर्थात इसका निर्माण नर व मादा सेल के निर्माण से होता है और युग्मनज से ही नए संतान का निर्माण होता है। बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। जब अंडे व शुक्राणु का निषेचन मादा शरीर के बाहर जल के माध्यम के द्वारा होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। बाह्य निषेचन के दो उदाहरण मछली, मेढक प्रमुख होते हैं। बाह्य निषेचन की सबसे बड़ी हानि भी होती है। इसमें अंडाणु का निषेचन निश्चित नहीं होता है, जिसके कारण शुक्राणु अधिक संख्या में बनते हैं और नष्ट भी होते हैं। आज का अगला प्रश्न है, आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। जब शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन के भीतर होता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन का उदाहरण मनुष्य होता है। मनुष्य में आंतरिक निषेचन की क्रिया होती है, क्योंकि मनुष्य एकलिंगी प्राणी होता है। इसमें नर और मादा जनन अंग अलग अलग विकसित होते हैं। जूस्पोर तथा युग्मनज में अंतर स्पष्ट कीजिए। जूस्पोर कशाभिक अगुणित या द्विगुणित होते हैं, जबकि युग्मनज सदैव द्विगुणित होते हैं, क्योंकि इनका निर्माण दो युग्मकों के संलयन से होता है। आज का अगला प्रश्न है, युग्मक जनन एवं भ्रूणोद्भव में अंतर स्पष्ट कीजिए। युग्मक जनन का पहला पॉइंट है, इसके द्वारा युग्मक का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट है, इसमें अगुणित युग्मक का निर्माण होता है या अगुणित युग्मक बनते हैं। तीसरा पॉइंट है, युग्मक का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है और युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। दूसरा अंतर भ्रूणोद्भव में। भ्रूणोद्भव का पहला पॉइंट है, इससे भ्रूण का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट है, इससे भ्रूण बनता है। तीसरा पॉइंट है, समसूत्री विभाजन के द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है। इस प्रकार से युग्मक जनन तथा भ्रूणोद्भव में अंतर पूरे होते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्प में निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। निषेचन की क्रिया के बाद पुष्प में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, जो इस प्रकार हैं। पुष्प का प्रथम भाग वाहिदल सेपल, यह या तो झड़ जाता है या फल में चीरलग्न हो जाता है। कहने का मतलब है यह फल में चिपक जाता है। पुष्प का दूसरा भाग दल या पेटल, यह झड़ जाते हैं, क्योंकि इनका निषेचन की क्रिया के बाद कोई कार्य नहीं होता है। पुष्प का तीसरा भाग पुंकेसर, यह पुंकेसर में परिवर्तित हो जाता है। पुष्प के शेष बचे हुए पार्ट अब आगे अभी बताए जाएंगे। पुष्प का अगला भाग जायांग,
जो स्त्रीकेसर में परिवर्तित हो जाता है। स्त्रीकेसर एक पुष्प का मादा जनन अंग होता है जो 3 भागों में बटा हुआ होता है। पहला अंडाशय, दूसरा वर्तिका, तीसरा वर्तिकाग्र। अगला भाग अंडाशय जो फल में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय भित्ति फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है। पुष्प के आगे के भाग अगले पार्ट में। निषेचन की क्रिया के बाद बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। निषेचन की क्रिया के बाद बीजांड व्रंत नष्ट हो जाता है। निषेचन की क्रिया के बाद बीजांड द्वार बीज में परिवर्तित हो जाता है। निषेचन की क्रिया के बाद बीजांडकाय अवशोषित हो जाता है या पेरिस्पर्म बनाता है। आज का अगला प्रश्न है, द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? कोई 3 उदाहरण दीजिए। वे पुष्प जिनमें नर पुंमग, मादा जायांग पुष्प एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं, उन्हें द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण सरसों, गुड़हल, मटर आदि होते हैं। दोबारा समझ लीजिए कि द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। वे पुष्प जिनमें नर पुंमग, मादा जायांग पुष्प एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं, उन पुष्पों को द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। सरसों, गुड़हल, मटर ये द्विलिंगी पुष्प होते हैं। अगला प्रश्न है, एकलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? वे पुष्प जिनमें नर व मादा जनन अंग में से कोई एक जनन अंग उपस्थित होता है, उससे एकलिंगी पुष्प कहते हैं। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण मूंगफली होता है। सुन लीजिए, एकलिंगी पुष्प किसे कहा जाता है? वे पुष्प जिनमें नर व मादा जनन अंग में से कोई एक जनन अंग उपस्थित होता है, तो ऐसे पुष्प को एकलिंगी पुष्प कहते हैं। एकलिंगी पुष्प मूंगफली होता है। अगला प्रश्न है, अंडप्रजक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन सजीव प्रजक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम होता है, क्यों? अंडप्रजक प्राणी अपने अंडे सुरक्षित स्थान पर देते हैं क्योंकि उनकी संतति को खुले में सदा शिकारियों का खतरा रहता है। इसलिए अंडप्रजक प्राणियों की संतति का उत्तरजीवन जीव प्रजक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम होता है। आज का अगला प्रश्न है, कुछ जीवों के सामान्य नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम बताइए। पहला मनुष्य। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सैपियंस। गुलाब का रासायनिक नाम होता है रोजा अल्बा। मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पायसम सटाइवम। गुड़हल का वैज्ञानिक नाम होता है हिबिस्कुस रोजा साइनेंस। आज का अगला प्रश्न है, जीवों के नाम तथा उनके गुणसूत्र बताइए। मनुष्य के कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। घरेलू मक्खी की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है। चूहा में गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है। बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या 38 होती है। ड्रोसोफिला मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या 8 होती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाथी में गुणसूत्रों की संख्या 28 होती है। सेब में गुणसूत्रों की संख्या 68 होती है। चावल में गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है। मक्का में गुणसूत्रों की संख्या 40 होती है। आलू में गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है। गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, या हम कह सकते हैं 23 जोड़ी। प्याज में गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है।
कुछ इस लेसन के महत्वपूर्ण बिंदु जो इस प्रकार हैं। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन पॉपुलर में मिलता है, जिसमें नया पादप जड़ से प्राप्त होता है। ब्रायोफिलम में कायिक प्रवर्धन पत्ती के द्वारा होता है। तीसरा पॉइंट है, रोपण में जड़ युक्त प्ररोह को स्टॉक कहते हैं। अर्थात रोपण की विधि में जिस जड़ का उपयोग किया जाता है उस जड़ को स्टॉक कहा जाता है। अगला पॉइंट है, गन्ना, गुलाब, बेला आदि पौधों में कलम लगाई जाती है। कहने का मतलब है कि गन्ना उगाने के लिए कलम लगाई जाती है, गुलाब का पौधा उगाने के लिए कलम लगाया जाता है, जबकि बेला का भी पौधा उगाने के लिए कलम लगाई जाती है। बेला मीन्स बेल। अगला पॉइंट है, बीज विहीन पादपों में कायिक प्रवर्धन प्रजनन की एकमात्र विधि है। कहने का मतलब ये हुआ, यदि बीज रहित पौधों को उगाना है तो कायिक परिवर्धन का प्रयोग करना होगा। अगला पॉइंट है, कायिक प्रवर्धन के द्वारा उत्पन्न पौधे आनुवंशिक लक्षण में मात्र पौधे के समान होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि कायिक परिवर्धन के द्वारा जो पौधे उत्पन्न होते हैं वे अपने मात्र पौधे के बिल्कुल समान होते हैं, इसलिए उनको क्लोन कहते हैं। अगला पॉइंट है, अलैंगिक जनन की क्रिया एक जनक के द्वारा होती है। अर्थात अलैंगिक जनन की क्रिया में एक ही जनक भाग लेता है, चाहे वह नर हो चाहे वह मादा हो। अगला पॉइंट है, अलैंगिक जनन की दो अवस्थाएं होती हैं, युग्मक जनन तथा निषेचन। ये दो अवस्थाएं होती हैं। अगला पॉइंट है, लैंगिक जनन में दो जीवों की नर तथा जीवन की मुख्य तीन किशोरावस्था, जनन अवस्था और जीर्णा अवस्था। ये जीवन में तीन अवस्थाएं आती हैं। पहली अवस्था है किशोरावस्था, दूसरी अवस्था जनन अवस्था और तीसरी अवस्था जीर्णावस्था। जीर्णा अवस्था के अंत होने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और जनन क्षमता भी समाप्त हो जाती है। अगला पॉइंट है, एकलिंगी जीवों में नर तथा मादा पृथक होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, एकलिंगी जीव वे होते हैं जिनमें नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं। पॉइंट है, उभयलिंगी जीवों में नर तथा मादा जनन अंग दोनों एक ही जीव में होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि वे जीव जिनमें नर तथा मादा जनन अंग एक ही शरीर में पाए जाते हैं उनको उभयलिंगी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, जब नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधों में मिलते हैं तो उन्हें एकलिंगाश्री कहा जाता है। अगला पॉइंट है, जब नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर होते हैं तो उन्हें उभयलिंगाश्री कहा जाता है। अर्थात जब नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर हों तो उन्हें हम कहेंगे उभयलिंगाश्री। अगला पॉइंट है, युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया को भ्रूण जनन कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब युग्मज से भ्रूण का निर्माण होता है तो उस क्रिया को भ्रूण जनन या भ्रूणोद्भव कहते हैं। यहीं पे लेसन समाप्त होता है। अगले दिन नेक्स्ट लेसन आपको पढ़ाया जाएगा।